नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। हम उत्तराखंड की खबरों की ओर आगे बढ़ें उससे पहले देश का कोरोना का अपडेट आ गया है, वो आप जान लीजिए। मरीजों का आंकड़ा क्या है वो आप जान लीजिए, समझ लीजिए। 24 घंटे के भीतर जो केसेस मिले हैं वो 11,929, यानी कि 12,000 के बिल्कुल करीब, सिर्फ 24 घंटे के भीतर एक दिन का ये आंकड़ा है। ये बड़ी और चिंताजनक खबर। केसेस बढ़ रहे हैं दिनों दिन और संख्या में आप इजाफा तो देखिए कितना हो रहा है। पहले 10,000 केसेस आ रहे थे 24 घंटे में, लेकिन अब 11,929 केस सिर्फ 24 घंटे के भीतर आए हैं और प्रदेश में और देश में लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। तो ऐसे में कोरोना के जो केसेस हैं वो देश में बढ़ गए हैं। 24 घंटे में 311 लोगों की मौत भी हुई है और देश में कोरोना मरीजों की संख्या 3,20,922 पहुंच गई है। 3,20,922 इस वक्त हमारे देश में कोरोना मरीजों की संख्या है। वही अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो केसेस लगातार उत्तराखंड में भी बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे की सिर्फ हम बात करें तो उत्तराखंड में 61 मरीज मिले हैं। तो देश में 3,20,000 पार जा चुका है आंकड़ा केसेस की संख्या। तो उत्तराखंड में 61 मरीज मिले हैं और 1785 हो गई है संख्या। 1,785 इस वक्त उत्तराखंड का प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा है और 23 लोगों की मौत भी हुई है अब तक। और सबसे ज्यादा केसेस देहरादून में, सबसे ज्यादा केसेस 461 मरीज अब तक देहरादून में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उसके बाद नैनीताल है दूसरे नंबर पर, जहां से 334 केसेस आए हैं। टिहरी से भी लगातार केसेस आ रहे हैं। 282 मरीज टिहरी से सामने आए। तो हरिद्वार की बात करें तो 204 केसेस, उधम सिंह नगर फिर 113 केसेस, अल्मोड़ा से केसेस आए हैं। 74 केसेस अब तक अल्मोड़ा सामने आ चुके हैं। पौड़ी से केसेस आए हैं, 62 केसेस अब तक पौड़ी में हो चुके हैं। पिथौरागढ़ जिले की बात करें तो 51, चंपावत जिले की बात करें 48, रुद्रप्रयाग जिले की बात करें 43, चमोली में भी 43 ही हैं। बागेश्वर में 40 केसेस हैं। तो उत्तरकाशी में 30 केसेस अब तक कोरोना पॉजिटिव मिले। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों को सीएम से अनलॉक 1.0 को लेकर बन रहे हालातों पर चर्चा करेंगे। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ प्रधानमंत्री मोदी 16 जून को बात करेंगे, जिसको लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी जिलों से फीडबैक लिया, जिलाधिकारियों से फीडबैक लिया है। सीएम ने सभी जिलों के अधिकारियों से अनलॉक 1 के हालातों की जानकारी ली। 16 जून को होने वाले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रदेश से जुड़े हुए मुद्दों को रखेंगे और उत्तराखंड में बढ़ते मरीजों के बारे में चर्चा करेंगे। अब ये जो जिला मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से बात की है, उनसे फीडबैक लिया, ये बहुत महत्वपूर्ण फीडबैक है, क्योंकि इसी फीडबैक के आधार पर बनेगी रिपोर्ट। इसी फीडबैक के आधार पर प्रदेश के हालात को प्रधानमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। अब जिलाधिकारियों से मुख्यमंत्री का किस तरह का संवाद हुआ है, किस तरह का फीडबैक मिला है, वो पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह का है, ये सब जानकारी देने के लिए विनोद हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, जो बातचीत हुई है, जो चर्चा हुई है जिलाधिकारियों से, जो जिलाधिकारियों ने फीडबैक दिया है, इस फीडबैक के बारे में आप बताइए कि किस तरह का फीडबैक है। सबसे चिंताजनक फीडबैक किस जिले ने दिया है? राजीव, कृपया अपना एक बार सवाल दोहरा दीजिएगा। विनोद, मेरा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फीडबैक लिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सारी बातें बतानी है। तो जो जिलाधिकारियों से बातचीत हुई है, जो चर्चा हुई है, उसमें जिलाधिकारियों ने किस तरह का फीडबैक दिया है और सबसे चिंताजनक फीडबैक किस जिले से आया है? जी देखिए राजीव, वो अब जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जनपद के जिलाधिकारियों के साथ में वार्ता कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और उन्होंने हाल ही में सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर हालात का जायजा लिया है, जानकारी ली है आखिरकार किन किन जिलों में किस तरह की व्यवस्था है। और सबसे ज्यादा जो कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं वो देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल, टिहरी और तमाम अन्य ऊपरी पहाड़ी जनपदों में भी बढ़ रहे हैं। तो पूरे प्रदेश का उन्होंने हालात जानकर जाना है और यही वजह है कि तमाम व्यवस्था को सुचारू रखना, तमाम अलर्ट मोड पे रहना, क्योंकि लगातार अब संख्या में इजाफा होता जा रहा है। और यही वजह है कि लगातार अब पूरे राज्य का अगर आंकड़ा है तो वो
85 का आंकड़ा हो चुका है, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, टिहरी और तमाम प्रदेश के जितने भी जनपद है उसमें आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ जितनी भी उत्तराखंड में मौत हुई है उसका भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जनपद के जिलाधिकारियों से सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने बात की है। और यही वजह है कि अब देखिए कल अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल एक वीडियो वर्टिकल रैली के माध्यम से जुड़ेंगे और दिल्ली से राजनाथ सिंह और प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष के साथ जुड़ेंगे और तमाम हालात पर जायजा लेंगे। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर केंद्र भी मॉनिटर कर रहा है। आपका विनोद इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष बातों को रखा जाएगा कि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानी इलाकों में स्थितियां क्या है, क्योंकि जिलाधिकारियों का जो फीडबैक है, जो उन्होंने कलेक्ट किया है, वो उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष रखा है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समक्ष रखा है और उसी को अब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष रखेंगे। देहरादून में सबसे ज्यादा कोरोना का संक्रमण है, सबसे ज्यादा कोरोना का कहर कहीं पर है तो देहरादून है, जहां पर नगर निगम इलाके में शनिवार और रविवार के दिन जरूरी सेवाओं को छोड़कर पूरी तरह से देहरादून को बंद रखा गया है। मामलों को देखते हुए देहरादून में दूसरे हफ्ते भी शनिवार और रविवार को पूर्ण तरीके से बंद रखा गया है। ये देहरादून का नगर निगम का जो क्षेत्र है उसको पूर्ण तरीके से बंद रखा गया है। अगर आप सड़कों पर देखेंगे तो आज आपको आवाजाही नहीं दिखेगी। जो भी आवाजाही अगर सड़कों पर है तो वो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए वाहन हैं और जो भी आवश्यक सेवाएं हैं उनको सुचारू रखा गया है। इसके अलावा हर एक चीज़ को 2 दिनों तक पूर्ण तरीके से बंद रखा गया है। शनिवार और रविवार को पिछले हफ्ते भी 2 दिन देहरादून शहर बंद रहा और आज ये जो दूसरा हफ्ता है उसमें भी ये 2 दिन जो है बंद रहेगा। इसके साथ ही अगर आप मार्केट देखेंगे तो पूरी तरीके से बंद हैं। ये मुख्य बाज़ार पलटन बाज़ार है जहाँ पर तमाम दुकानें आज जो है उनके शटर आपको बंद नज़र आएंगे। सड़कों पर जिस तरीके की आवाजाही है, अगर कोई अनावश्यक तरीके से बाहर भी निकल रहा है तो पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है। आप देखेंगे कि जो सीपीयू है उनके द्वारा जो है चालान की प्रक्रियाएं लगातार जारी रखी गई हैं कि कोई भी अनावश्यक तरीके से बाहर न निकले। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो लगातार कोरोना के मामलों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और इसी को देखते हुए अभी तक राजधानी देहरादून में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना संकट को रोकने के लिए 2 दिनों तक शहर में नगर निगम के माध्यम से सैनिटाइज भी कराया जा रहा है ताकि इस कड़ी को रोका जा सके और कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों की तादाद पर कुछ अंकुश लग सके। अपने सहयोगी प्रमोद वाजपेयी के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। तो सैनिटाइजेशन का काम आज भी देहरादून में चलेगा। इस बीच में एक चमोली से बहुत बड़ी खबर, क्वारंटीन सेंटर में बुजुर्ग की मौत हो गई। क्वारंटीन सेंटर में मौत हुई है, एक और मौत, और ये चमोली में हुई है। चंडीगढ़ से लौटने के बाद ये क्वारंटीन थे और ये बुजुर्ग बताए जा रहे हैं, उम्र दराज बताए जा रहे हैं, टीबी की बीमारी से भी ये ग्रस्त बताए जा रहे हैं, पीड़ित थे। थराली विधानसभा के लवाणी गांव का ये मामला है जहां पर एक शख्स की मौत हो गई है। ये बुजुर्ग बताए जा रहे हैं, क्वारंटीन सेंटर में इनकी मौत हुई है। खबर बड़ी है, क्वारंटीन सेंटर में मौत हुई है। अभी कोरोना पॉजिटिव थे या नहीं थे ये भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इनका सैंपल लिया गया या नहीं ये क्लियर नहीं है। और ये क्वारंटीन में थे क्योंकि चंडीगढ़ से लौटे थे और उसके बाद चूंकि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सभी को किया जा रहा है, संस्थागत क्वारंटीन किया जा रहा है, इसी कड़ी में इनको भी क्वारंटीन किया गया था, लेकिन इनकी मौत हो गई। सचिवालय में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों के साथ कोविड-19 को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को कोविड संक्रमण को लेकर दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को कहा कि कोविड-19 के लक्षण मिलने पर प्राथमिकता के आधार पर जांच करवाई जाए। साथ ही सीएम ने क्वारंटीन सेंटर में हुए युवक की मौत को लेकर भी बड़ा एक्शन लिया है। क्वारंटीन सेंटर से संबंधित नोडल अधिकारी और डॉक्टर को निलंबित करने का आदेश दिया गया है। आपको यह बता दें कि इस खबर को एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसे देखने के बाद अब सरकार ने यह एक्शन लिया है। उसमें ये पाया गया कि उसमें गलती है, पेशेंट आता है और उसकी डेथ हो जाती है 24 घंटे के अंदर। इसका मतलब ये है कि हमारे सर्विलांस में कहीं ना कहीं कोई कमी है। हम सर्विलांस नहीं कर पा रहे हैं या हम सर्विलांस नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही है। और इसलिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे अगर मसले सामने आते हैं तो उसके लिए जिलाधिकारी स्वयं जिम्मेदार।
उत्तराखंड में 15 जून को बीजेपी की डिजिटल रैली है, वर्चुअल रैली है। ये बड़ी जानकारी आपको देते हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है और इस 1 साल पूरे होने पर सभी केंद्रीय मंत्री संवाद कर रहे हैं, वो वर्चुअल रैली कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी शुरुआत की, उसके बाद दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर से कर रहे हैं और इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वर्चुअल रैली करेंगे और खुद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बताया जा रहा है कि इसमें हिस्सा लेंगे। इसी बीच में खटीमा से एक बड़ी खबर मिल रही है और बड़ी खबर यह है कि वन विभाग की टीम पर खटीमा में हमला हुआ है। खटीमा में वन विभाग की टीम पर हमले की जानकारी इस वक्त मिल रही है और ये हमला लकड़ी तस्करों ने किया है। जानलेवा हमला किया गया है वन विभाग के कर्मचारियों पर और ज्ञानपुर गौड़ी गांव में छापा मारने के लिए टीम गई थी और वहीं पर ये वन विभाग के कर्मचारियों पर हमला हुआ है और हमले में एक रेंजर घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये बड़ी खबर है। तो लगातार जो कीमती लकड़ी है उसको काटा जा रहा है, उसको रोकने के लिए वन महकमा एक्टिव है, सक्रिय है, वन विभाग सक्रिय है और ऐसे ही तस्करों को पकड़ने के लिए लगातार कॉम्बिंग की जाती है, लगातार वहां पर गश्त की जाती है। और इसी कड़ी में जब टीम छापा मारने के लिए गई थी ज्ञानपुर गौड़ी गांव में, उनको कुछ सूचना मिली थी और उसके बाद ही हमला कर दिया गया। वन विभाग की टीम पर हमला किया गया। टिहरी जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के 22 नए केसेस सामने आए। यहां पर बताया जा रहा है कि इन मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री महाराष्ट्र, केरल और गाजियाबाद की बताई जा रही है। नए मामले सामने आने के बाद अब जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 282 पहुंच गई है। तो टिहरी से भी लगातार केसेस आ रहे हैं और तीसरे नंबर पर इस वक्त है देहरादून, नैनीताल और उसके बाद टिहरी तीसरे नंबर पर है कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या के मामले में। उत्तराखंड में महामारी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी मिल गई। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने महामारी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब राज्य में फेस कवर और क्वारंटीन के नियमों के उल्लंघन करने पर बड़ा जुर्माना देना होगा। इसमें 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है तो 5,000 रुपए तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है। माना यह जा रहा है कि अब कोविड से जुड़े हुए नियमों का और सख्ती से पालन हो सकेगा या जो लोग इसका दुरुपयोग करेंगे, जो लोग लॉकडाउन में मिली आज़ादी का दुरुपयोग करेंगे, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करेंगे, उन पर एक्शन लिया जाएगा और उन्हीं के लिए ये नियम और सख्त किए गए हैं। बढ़ते आगे, केदारनाथ धाम में जो सन्नाटा पसरा हुआ था वो अब 2.5 महीने के बाद टूट गया है। अब यहां पर कपाट खुलने के बाद भक्तों का आना जाना शुरू हो गया है। केदारनाथ धाम में घंटी की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। हालांकि अभी उत्तराखंड के लोग ही बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अभी भक्तों को गर्भगृह के दर्शन करने की अनुमति नहीं है। बता दें कि 29 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे। उससे पहले कोरोना काल में लॉकडाउन के चलते आवाजाही पर रोक लगी थी, लेकिन उसके बाद देवस्थानम बोर्ड ने निर्णय लिया कि जिन 3 जिलों में ये चारों धाम हैं, उन 3 जिलों के लोग ही इन धामों में दर्शन कर सकते हैं। मसलन रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम है, सिर्फ रुद्रप्रयाग जिले के लोग ही केदारनाथ धाम में जा सकते हैं। ये एक दूसरे जिले में भी नहीं जा सकते। जिस जिले में जो धाम स्थित है उसी धाम में जाकर दर्शन कर सकते हैं। उत्तराखंड में चीन से लगती हुई सीमा पर सेना का मूवमेंट इन दिनों बढ़ गया है। यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से चीन लद्दाख में भारत के साथ विवाद खड़ा कर रहा है, उसे देखते हुए भारत अपनी सरहदों को मजबूत कर रहा है। लद्दाख में चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच अब उत्तराखंड में चीन से लगती सीमा पर सेना की मूवमेंट अचानक बढ़ गई है। ये तस्वीरें जोशीमठ से लगती चीन सीमा की हैं, जहां पर मलारी के पास गुरगुती इलाके में 17 असम राइफल के जवान बड़ी संख्या में मौजूद हैं। भारत से सटी चाइना और तिब्बत की सैकड़ों मील की सरहद हमेशा तनाव का विषय बनी रहती है और हमेशा तमाम छोटे और बड़े विवाद होते रहते हैं। चाहे नेपाल में काला पानी लिम्पियाधुरा और लिपू लेक का विवाद हो,
उसके पीछे भी चाइना का हाथ होता है। चाहे वो चमोली के बाराहोती का विवाद हो, वहाँ भी चाइना होता है, और चाहे उत्तरकाशी के नीलोंग घाटी और भैरव घाटी का मामला हो, वहाँ भी चाइना विवाद उत्पन्न करता रहता है। आजकल भी ऐसी हलचल बॉर्डर पर देखने को मिल रही है। चाइना आर्मी के सक्रिय होते ही भारतीय जांबाज भी अपनी सरहद पर जा डटे हैं और मुकाबला करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह तैयार हैं। दरअसल भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा विवाद चल रहा है। ऐसे में उत्तराखंड से लगती चीन की सीमा पर अचानक बढ़ी सेना की मूवमेंट से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मलारी से लेकर बाड़ाहोती तक भारतीय सेना की मूवमेंट देखी जा रही है। आपको बता दें, बाड़ाहोती इलाके सामरिक लिहाज से काफी अहम है। मलारी घाटी में स्थित बाड़ाहोती में चीन 4 साल के भीतर 10 बार घुसपैठ कर चुका है। 2014 से 2018 तक बाड़ाहोती में चीन ने 10 बार घुसपैठ की। हालांकि उसे हर बार आईटीबीपी के जवानों ने नाकाम कर दिया। कहा जा रहा है कि अब एक बार फिर से लद्दाख में तनाव की स्थिति को देखते हुए बाड़ाहोती में सेना और आईटीबीपी सतर्क हैं। हालांकि आर्मी चीफ ने साफ कर दिया कि चीन के साथ लगती देश की सीमाओं पर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। I would just like to assure everyone that the entire situation along our borders with China is under control. We are having a series of talks which started with the Corps Commander level talks on the 6th of this month. This has been followed up by a number of meetings at the local level between commanders of equivalent ranks. And as a result of this, a lot of disengagement has taken place, and we are hopeful that through this continued dialogue that we are having, all perceived differences that we have will be set to rest. As I said right at the beginning, everything is under control. पिथौरागढ़ में काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को लेकर नेपाल के विवाद पर भी आर्मी चीफ ने बयान दिया। सेना प्रमुख ने कहा कि भारत और नेपाल के रिश्ते काफी पुराने हैं, इसीलिए ये आगे भी मजबूत रहेंगे। As far as Nepal is concerned, we have a very strong relationship with Nepal, which we have geographical linkages, historical linkages, cultural linkages, religious linkages. We have a very strong people-to-people connect, and our relation with them has always been strong and will remain strong in the future. दरअसल नेपाल के साथ भारत के रिश्ते काफी पुराने हैं और दोनों देशों के बीच लोग बेरोक-टोक आते जाते रहते हैं। मगर इन दिनों चीन के उकसावे पर नेपाल आंख दिखा रहा है। इस बीच उत्तराखंड में चीन से लगती सीमा पर सेना की अचानक मूवमेंट बढ़ना क्या भविष्य की किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? उत्तराखंड में चीन से लगती चीन की सीमा की लंबाई करीब 345 किलोमीटर लंबी है। इसमें से चमोली जिले में ही 100 किलोमीटर लंबी चीन की सीमा पड़ती है। बाड़ाहोती 10 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा एक चारागाह है। स्थानीय लोग यहाँ अपने मवेशी लेकर आते हैं। इस दौरान कई बार उनका चीनी सैनिकों से सामना भी हुआ है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक और उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ जनपद तक जितने भी सीमा विवाद चाइना ने खड़े किए हैं, ये उसकी विस्तारवादी सोच का ही नतीजा है। आज सेना अध्यक्ष आईएमए की परेड में सलामी लेने के लिए देहरादून आए थे। उन्होंने बहुत स्पष्ट किया कि हमारी सरहदें बिल्कुल सुरक्षित हैं, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं, हर नागरिक सुरक्षित हैं और चीन के साथ तमाम विवादों पर कोर कमांडर लेवल की एक वार्ता शुरू हो रही है। लेकिन ये वार्ताओं का दौर एक ज़माने से चला आ रहा है। चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और सरहद पर जो भारतीय रहते हैं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए पहाड़ प्रभात। मैडम, ये तो जादू की छड़ी है।